इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी वीडियोज आप इस चैनल को। Hello friends, good morning all of you my dear students and dear friends. Welcome back your YouTube channel रोहित कुमार फिजिक्स सेंटर। आज बाबू हम लोग 11th का सेकेंड क्लास कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 11th में किस तरह की सिलेबस होती है और उसका स्टडी हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए वो हम लोग जानते हैं क्लास 11th में कितने चैप्टर्स हैं, किसमें से किस तरह की क्वेश्चंस आती है, ये हमारे लिए किस तरह की इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी चीजें आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। यानी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जितने भी वीडियोज बनेगी वह आपके पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और वहां पे ऑल नोटिफिकेशन लगा दें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए इस चैनल से वह डायरेक्ट आपके पास पहुंचे और इसकी पूरा फायदा आप आराम से उठा सके। न्यूमेरिकल क्लास का, असाइनमेंट क्लास का, कंसेप्चुअल क्लास का, डीपीपी क्लास का, A to Z क्लास का यूजफुल आप लोग पूरा तरीका से कर सके। वो तभी संभव है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी। यानी जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगी, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे, बेल आइकन से ऑल का नोटिफिकेशन लगा देंगे, जिससे आपको पूरे के पूरे वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। लाइक करना, कमेंट करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप लोग चाहे तो लाइक करें, आप लोग चाहे तो अनलाइक करें, आप लोग चाहे तो कमेंट करें। लेकिन हम ये बात जरूर आपसे कहेंगे, यदि कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो आपको लैंग्वेज में या वर्ड मीनिंग में, या आपको मतलब राइटिंग नहीं दिखाई दे रहा हो बोर्ड पे, या बोर्ड ज्यादा चमक रहा हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। उसको मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा कि इस प्रॉब्लम्स को, इस समस्या को समाधान किया जाए। तो वह आज हम लोग चालू करने वाले हैं, सिलेबस देखने वाले हैं क्लास 11th के, और कल से चैप्टर्स हम पढ़ाना चालू कर देंगे, फर्स्ट चैप्टर्स। अब वो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में लोग दो तरीका से परिवर्तित हो सकता है। दुनिया में लोग दो तरह से चेंजेबल होते, दो तरह से उनका परिवर्तन होता है। एक या तो खुद को चेंज कर ले, एक खुद से अपने आप को चेंज कर ले, अपने आप को परिवर्तन में ला दे, और दूसरा वैसे लोग परिवर्तित होते हैं जिन्हें भगवान चेंज करते हैं। भगवान उसको परिवर्तित कर, उसके नेचर की परिवर्तन देते हैं। ये बात जरूर याद रखें, एक कटु सत्य है लेकिन सही है, कि जो इंसान अपने से परिवर्तित हो जाता है, जो इंसान अपने से बदल जाता है, उसको तो कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन जिस इंसान को भगवान परिवर्तित करते हैं, जिस इंसान को भगवान बदलते हैं, उसको बहुत ही कष्ट होता है। इसलिए आपको अपने से परिवर्तन लाने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। समय तो आपको परिवर्तित कर ही देगा, समय तो आपको परिवर्तित कर ही देगा, लेकिन जिसको समय परिवर्तित करता है उसको बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। तो आप लोगों को अपने आप से परिवर्तन लाना, समय के द्वारा परिवर्तित नहीं ना, अपने आप से परिवर्तित हो जाना है। आप सभी लोगों को एक रूटीन ढालना होगा, उस रूटीन के बेस पे पढ़ाई करना होगा। भले ही 11th में चले गए हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं 11th क्लास जो होता है वो रेस्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा सोचना कहीं से भी उचित नहीं है। यदि ऐसे सोचते हैं तो आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा।
आपका मार्क्स कभी भी बेहतर नहीं होगा, आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट नहीं करोगे, आप कभी भी किसी कंपटीशन में अच्छे रैंक नहीं लाओगे। आपको यदि कंपटीशन में अच्छा रैंक लाना हो, यदि अच्छा रिजल्ट लाना हो, तो आपको 11th क्लास को भी बहुत सीरियस पढ़ना होगा। A to Z टॉपिक बाय टॉपिक सीरियसली पढ़ना होगा। जब सीरियसली आप पढ़ोगे तभी आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है, अन्यथा आपका रिजल्ट बेहतर नहीं हो सकता है भाई। कौन कहता है फर्स्ट ईयर इज द बेस्ट ईयर? जो कहता है वो बुद्धू होता है। बहुत सारे बच्चे के मन में चलता है कि फर्स्ट ईयर का रिलेशन सेकेंड ईयर से है ही नहीं है, लेकिन वैसे बच्चे गलत होते हैं। फर्स्ट ईयर का रिलेशन सेकेंड ईयर से है और काफी ज्यादा है। इसलिए आप लोगों को पढ़ना चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ईयर को भी खूब मन लगा के पढ़ना चाहिए। तो चलिए वो देखते हैं हम लोग सिलेबस ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 11th, यानी 11th के लिए फिजिक्स का पाठ्यक्रम। सबसे पहले है, आपको हम इससे पहले बता देते कि किंग ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित के राजा कहें या द गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का भगवान कहें, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। इनकी पूरी बायोग्राफी मैं इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में आप सबको बता चुका हूं। उन्होंने हमारे मैथमेटिक्स के भी फील्ड में और फिजिक्स के भी फील्ड में बहुत सारे योगदान दिया, बहुत सारा सहयोग किया। वे मैथमेटिक्स के लिए एक लैंग्वेज बोले, एक शब्द बोले, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स एंड अर्थमेटिक इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। यानी फिजिक्स की रानी मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स की रानी अर्थमेटिक मैथ्स है। अर्थमेटिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज जानना जरूरी है। यानी फिजिक्स का रिलेशन मैथ से काफी पुराना है, बहुत 100 वर्ष पहले की ये रिलेशन है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। यानी ये दोनों जो चीजें हैं वह कैलकुलेशन से ही रिलेटेड है। फिजिक्स भी पूरा कैलकुलेशन से रिलेटेड है और मैथमेटिक्स तो ही है कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो यदि आपको फिजिक्स खूब बेहतर पढ़ना हो, यानी फिजिक्स में खूब अच्छा मार्क्स लाना हो, 70 of 10 to 70 लाना हो, IIT में फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन बनाना हो, नीट में पूरा क्वेश्चन बनाना हो, इसके लिए आपका मैथमेटिकल टूल्स जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होने चाहिए। और आप लोगों के मन में, बहुत सारे बच्चे के मन में चीज चलना चालू हो जाता है, ये सोच भी रहा होगा बहुत सारे लोग कि क्या सर पूरे मैथ्स को फिर से पढ़ना होगा? नहीं बाबू, ऐसा बात नहीं। मात्र 5 टॉपिक पढ़ना, 5 चैप्टर भी नहीं बोलेगा, 5 टॉपिक पढ़ना है। बस 5 टॉपिक आप लोग पढ़ लोगे आराम से। फिजिक्स में मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स 11th 12th में नहीं होने वाली है, होने की संभावना ही नहीं है। तो उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं कि टोटली मिला करके 11 चैप्टर्स है हमारे 11th क्लास में। 2 पार्ट्स में 11th क्लास की फिजिक्स को डिवाइड किया गया। पार्ट 1 में 5 चैप्टर्स है और पार्ट 2 में 6 चैप्टर्स है। पार्ट 1 में 5 चैप्टर्स है, पार्ट 2 में 6 चैप्टर्स है। पार्ट 1 से आपका टोटली रूप से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पार्ट 2 से लगभग अप्रॉक्स 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटली मिला करके 70 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, 30 मार्क्स का जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। वो एग्जाम का भी मतलब पैटर्न बताऊंगा मैं। तो वो देखिए सिलेबस ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 11th। क्लास 11th के लिए फिजिक्स का सिलेबस पहला है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ्स की कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला, कुछ इंपॉर्टेंस कंसेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जानना जरूरी है, जो कि आप क्लास 12th में, क्लास 11th के लास्ट सेशन में पढ़ेंगे।
लेकिन मैं फिजिक्स जैसे ही पढ़ना चालू करूंगा, सेकेंडरी चैप्टर में आऊंगा, उस सभी मैथमेटिक्स की आवश्यकता पढ़ना चालू हो जाएगा। तो जब मैं वहां पे बताऊंगा आपको, तो आपको बाउंस मारना चलो जाएगा, अरे ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। इसलिए सिलेबस में मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स में पहले ही डाल दिया गया कि जितने फिजिक्स के टीचर को मैथ्स की आवश्यकता है वो सभी के सभी खुद से बच्चे को प्रिपेयर करा दे, ताकि उसको ये ना फील हो कि हम मैथ्स नहीं लिए हैं या मैथ्स मेरा वीक है तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ऐसा नहीं सोचना है। बहुत सारे बच्चे मन में ये चीज डर उत्पन्न कर लेते कि मैथ हम नहीं लिए हुए हैं तो फिजिक्स भी मेरा कमजोर हो जाएगा, फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचने की आवश्यकता है मेरे भाई। आप लोगों को A to Z क्वेश्चंस आप बनाएंगे, वो चाहे किसी भी राइटर का क्यों ना हो, HC वर्मा क्यों ना हो, M करीम क्यों ना हो, मॉडर्न ABC क्यों ना हो, दिनेश क्यों ना हो, प्रदीप क्यों ना हो, कोई भी राइटर हो, A to Z क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे। तो वो पहला है मैथमेटिकल टूल्स। दूसरा है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट आपको लोग क्लास 9th में ही मेजरमेंट यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर्स पढ़े हैं। कुछ खास उसी का रिलेशन इसमें बनाया गया है। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? भौतिकी जगत। हम लोग जिस नेचर में रहते हैं, जिस नेचर में हम लोग जीते हैं, जिस नेचर में हम लोग खाते हैं, जिस नेचर में हम लोग पानी पीते हैं, ये नेचर, ये वर्ल्ड, ये जगत फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है। कैसे है, क्यों है, ये प्रूफ करके मैं आपको चैप्टर्स में बताऊंगा। यानी इस चैप्टर में हम लोग यही चीज पढ़ेंगे कि भौतिक जो है, फिजिक्स जो है, आया कहां से, फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है, फिजिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, फिजिक्स कैसे डेवलप होता है, फिजिक्स का थ्योरी कैसे बनाई जाती है। यदि कोई साइंटिस्ट थ्योरी बनाया, जैसे न्यूटन साहब लॉज मोशन दिए, ग्रेविटेशनल लॉ दिए, तो कैसे दिए? ऐसा तो बात है नहीं कि वह स्वयं होंगे, कोई ऊपर वाले भगवान है, कोई अल्लाह है, और उनको सपना में बोल दिए कि हमारे नेचर में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है और इसका रीजन ये है, जाकर सुबह में तुमको बोल देना। ऐसा तो बात है नहीं। यानी उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने थिंकिंग क्यों होता, कैसे थिंकिंग कोई करता है, कैसे साइंटिस्ट थिंकिंग करते हैं, और कैसे साइंटिस्ट थिंकिंग करके एक लॉ, एक एक्सपेरिमेंट और एक थ्योरी दे देते हैं, जिस थ्योरी को पूरा दुनिया मानती है। हम लोग किसी भी चीज की थ्योरी को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ने में 5 मिनट लगता है, 5 मिनट में हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं। लेकिन कभी ये बच्चा नहीं सोचता है कि यदि कोई लॉ ऑफ मोशन दिया, कोई साइंटिस्ट लॉज ऑफ मोशन बनाए, उनको कितना साल लगा। 9th क्लास में एक साइंटिस्ट है, उनका एक बड़ा सुंदर स्टेटमेंट, वो अपने स्टेटमेंट में बताए हैं कि बच्चे, हमारे जगत में जितने भी सिद्धांत, जितने भी नियम अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों के आधार पर दिया गया है, वह तुम्हारा धरोहर है, वह तुम्हारा धरोहर है। उसको बचा करके रखो और उसमें कुछ और चीज भी इंक्रीज करते रहो, ताकि आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा हैप्पी रहे। इमेजिनेशन कीजिए, सपोज कीजिए यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, सपोज कीजिए लाइट नहीं होती, सपोज कीजिए मोबाइल फोन नहीं होते, सपोज कीजिए टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं होते, तो ये लाइफ कैसा होता? ये शर्ट नहीं होते, वॉच नहीं होते, टाइम नहीं देख पाता कोई, तो लाइफ कैसा होता? कितना अजीब होता लाइफ। ये चीज सोचने की जरूरत है आपको, और इसमें और चीज इंक्रीजमेंट करने की आवश्यकता है। तो फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग यही चीज देखते हैं, भौतिकी जगत में आखिर फिजिक्स है क्या, फिजिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, फिजिक्स कहां से आया,
साइंस कहाँ से आया, साइंस किस वर्ड से आती वगैरह हम लोग पूरे फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ेंगे। उसके बाद है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। जब हम लोग किसी फिनोमिना को पढ़ेंगे, किसी घटना को पढ़ेंगे, किसी क्वांटिटी को पढ़ेंगे, तो उसको मेजरमेंट भी तो करते हैं ना, उसको मेजरमेंट भी करते हैं। तो उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, कितने सिस्टम से मेजरमेंट करते हैं, क्या क्या उसका यूनिट होता है, क्या क्या उसका मैग्नीट्यूड होता है, आदि सभी चीजों के बारे में हम लोग मेजरमेंट में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है गतिकी। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वैसी ब्रांच है, काइनेमेटिक्स हो गया, डायनेमिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी बॉडी यदि मोशन में है, कोई बॉडी यदि मोशन में है, उसका स्टडी करते हैं। बस ये चीज हम लोग जानते हैं बॉडी मोशन में है, लेकिन वो क्यों मोशन में है, वो कैसे मोशन में आया, वह कभी मतलब रेस्ट में होगा या नहीं होगा, इस सब के बारे में हम लोग नहीं सोचते। बस ये चीज देख लिए कि बॉडी मोशन में है तो मोशन में है, बोल दिए मोशन में है। लेकिन इसमें मोशन आने का क्या कारण है, ये कैसे मोशन में आया, इसका क्या रीजन है, इसका क्या रिजल्ट है, ये सब के बारे में हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं काइनेमेटिक्स में। इसमें हम लोग डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग लगभग 9th क्लास के बहुत सारे कंसेप्ट को उठा उठा करके इसमें रखा हुआ है। यदि आप लोग खूब अच्छा से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 2 दिन लगेगा, अभी समय भी है, पूरी 11th क्लास के फिजिक्स को एक बार पढ़ लें। पूरे 11th क्लास के फिजिक्स को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। सॉरी 9th क्लास के फिजिक्स को पूरा 9th क्लास के फिजिक्स को एक बार पढ़ लेंगे ना तो 11th क्लास में बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। उस पर चौथा है लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर्स डायनेमिक्स का है, जिसमें हम लोग किसी भी बॉडीज को मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ में ये भी स्टडी करते हैं, उसके साथ साथ में ये भी स्टडी करते हैं कि यह बॉडी मोशन में क्यों है, यह बॉडी मोशन में क्यों, इस बॉडी को मोशन में आने का रीजन क्या है, ये बॉडी जो मोशन में क्यों आया, कैसे आया, इस पर कौन फोर्स लगा रहा है, पहले कौन फोर्स लगाया, अभी कौन फोर्स लगा रहा है, अभी किस मैग्नीट्यूड से इस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इस सब का स्टडी हम लोग इसमें करते हैं लॉज ऑफ मोशन में। उसके बाद है वर्क एनर्जी एंड पावर। 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। यहां पे हम कार्य के बारे में पढ़ते हैं। कार्य क्या होता है, कार्य पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, किस केस में कार्य पॉजिटिव होता है, किस केस में कार्य नेगेटिव होता है, किस केस में कार्य जीरो होता है। वो एक काइनेमेटिक्स है, इसमें वेक्टर आदि वगैरह आ जाता है, तो हम लोग उसके यूनिट भी अलग आते हैं। फर्स्ट में भी यूनिट होगा, सेकेंड में भी यूनिट होगा, थर्ड में भी यूनिट होगा, सब में यूनिट अलग अलग आते हैं, तो हम उसमें देख लेंगे एक एक करके। उसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को लगता होगा कि वेक्टर सब नहीं बोले, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, वेक्टर कोई चैप्टर्स नहीं, वेक्टर यूनिट में है ना। तो वो क्या है, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। यानी हम लोग इसमें कार्य, ऊर्जा, शक्ति के बारे में भी स्टडी करते हैं। कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, शक्ति क्या होता है, कार्य के मतलब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, कार्य कैसे पॉसिबल होता है करना, कार्य करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, कब हम कार्य कहेंगे, कब कार्य नहीं कहेंगे। जैसे कि हम क्या यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे एकदम खड़े हैं कंटिन्यू 24 आवर, हमारे बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, हमारे द्वारा किया गया कार्य जीरो। यदि कोई वॉचमैन बंदूक लिए खड़ा है एकदम तान करके बंदूक कि कोई आएगा मार देंगे, एकदम 24 आवर खड़ा, साइंस कहता है उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो है, वो कार्य नहीं कर रहा। एक पुल्ली है, इसका सबका रीजन बताएंगे। पुल्ली है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, डालते डालते, या बॉक्स लिए हुए,
उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है। इसका रीजन सब बताएंगे, तो इस हम लोग इसमें वही पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। उसके बाद है वो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, यानी जो रिजिड बॉडी होते हैं ठोस वस्तु होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं उस पार्टिकल की गति का क्या सिस्टम है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये सब मॉडर्न फिजिक्स में आता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ये भी आपको 9th क्लास से पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, यानी वो ग्रेविटेशन करने का मतलब ये हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण करने का मतलब ये हो जाता है तो कि यदि कोई बॉडी किसी भी दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है, यहां तक हम और मोबाइल है दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, हम और बोर्ड है इसके बीच में फोर्स लग रहा है, किसी भी दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। इसी में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी एक्सेलरेशन के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में, वैलेंशियल वेलोसिटी के बारे में, आदि सभी चीजों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद है वो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, बल्क मैटर की प्रॉपर्टी, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में रहता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, यानी वो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, बल्क मैटर की प्रॉपर्टी, जो मैटर्स होते हैं बल्क टाइप का उसकी प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, ये सब चीजें के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मतलब काइनेटिक थ्योरी गतिज सिद्धांत के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। ये सारी भी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस मतलब चैप्टर में बताई जाएगी, बस आपको खाली सिलेबस बता रहा है। ऑस्किलेशन एंड वेव्स, यानी वेव्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, तरंग के बारे में स्टडी करेंगे कि तरंग कैसे चलती है, तरंग कैसे चलती है, तरंग की चलने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, तरंग कैसे मूव करती है, तरंग कहाँ मूव कर सकती है, यदि तरंग वैक्यूम में मूव कर रही है तो उसके लिए क्या होगा, तरंग यदि वैक्यूम छोड़ करके दूसरे मतलब मीडियम में मूव करे तो उसके लिए क्या होगा, ये सब चीजें के बारे में लोग इसमें स्टडी करते हैं। ओके, नो डाउट। हाँ, अब वो उसके बाद ये लास्ट चैप्टर हम लोग ऑस्किलेशन एंड वेव 11th नंबर चैप्टर से है। अब वो हम बताएंगे आप लोगों को कि इसमें हम लोगों के पास एग्जाम का प्रैक्टिस कैसे होता है, यानी एग्जाम कैसे हम लोग देते हैं इसमें, ठीक है। वो देखिए देखिए वो क्लास 11th का एग्जाम, क्लास 11th का जो एग्जाम का पैटर्न्स है वह क्लास 11th के एग्जाम का पैटर्न्स मैं बता रहा हूँ। क्लास 11th के एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न देखिए वो एग्जाम के पैटर्न में आपको बता दो कि टोटल मिलाकर के दो तरीका से एग्जाम होता है। एक होता है थ्योरी एग्जाम, थ्योरी एग्जाम, दूसरा होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम। थ्योरी जो एग्जाम होता है वो होता है आपका 70 मार्क्स का, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो होता है 30 मार्क्स का। ये जो होता है वो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, और ये जो होता है ना थ्योरी मार्क्स एग्जाम जिसको हम लोग रिटन एग्जाम भी बोलते हैं वो होता है 70%, 70 मार्क्स। ये आपको जाकर लिखना पड़ता है, ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखानी पड़ती है। ऐसे ही आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अलग अलग प्रकार की क्वेश्चंस आती हैं, तो वो हम कल से मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाएंगे, जैसे चैप्टर्स पढ़ाते चलेंगे वो वैसे वैसे हम क्या करेंगे आपकी वीडियोज को और हाईली करते चलेंगे, और उसी समय हम बताते चलेंगे कि इसमें से आईआईटी में कितना नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीट में कितना नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेईई में कितना नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपके 11th 12th में कितना नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आदि सभी चीजें हम जब सिलेबस चालू करेंगे A to Z बातें सिलेबस के साथ हम आपको बताते चलते रहेंगे। इसी के साथ हम लोग वीडियो के अंतिम पड़ाव में हैं, और सभी लोगों से बोल रहे हैं कि इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी के सभी वीडियोज आप तक पहुंचे, वो भी मुफ्त, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक भी पैसा नहीं देनी है। फिर से एक बार रिपीट कर दो कि फिर से आप लोग क्या करेंगे, जिस बच्चे को भी पढ़ना है वो सभी लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करें, इस नंबर पे फोन करें और फोन करके आप लोग अपना नंबर मुझे दे दे। इस कांटेक्ट नंबर पे फोन करके आप लोग अपना नंबर दे सकते हैं और अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, जिससे आपको जितने भी पीडीएफ होगा वो सभी पीडीएफ आपके पास जाता रहेगा। जितने भी न्यूमेरिकल सेट होंगे सभी न्यूमेरिकल सेट आपके पास जाता रहेगा। डेली जो प्रॉब्लम सेट होता है डीपीएस वो भी आपके पास जाता रहेगा। डेली सेट जो होता है डीएस वो भी आपके पास जाता रहेगा, लेकिन आपका व्हाट्सएप नंबर रहेगा तभी तो जाएगा ना मेरे भाई। तो यानी आप लोगों से मेरा निवेदन है कि व्हाट्सएप नंबर आप इस नंबर पे कॉल करके बात करके अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे, जिससे आपको भी ग्रुप में इंक्लूड कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, जिससे उसका बेनिफिट आपको भी मिले।